दोस्तों नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिया जवानों के शौर्य को याद करते हुए जलाएं, जो दिन रात सीमा पर मुस्तैद रहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, एक दिया किसानों को याद करके जलाएं। 1 बरस होने को आ रहा है आंदोलन को। 750 से ज्यादा किसानों की मौत जो आंदोलन में शरीक थे, अलग अलग वजहों से इस दौर में हो गई। तो विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है, एक दिया किसानों को याद करके भी जलाएं। और हम और आप उम्मीद और आस के आसरे की अच्छे दिन आ जाएंगे, उसे याद करते हुए कम से कम जरूर जलाएं। इन 3 दियों को जलाने में आपके कम से कम 5 रुपए खर्च होंगे। जो तेल लगेगा, जो 3 दिए आएंगे, उसमें जो बाती लगेगी और जो माचिस की तीली लगेगी। हवा का झोंका इन दियों को बुझा नहीं पाएगा। इस दौर में प्रधानमंत्री खुद जवानों के साथ हैं। हर दिवाली में वो जवानों के साथ होते हैं। यानी 2014 से 2021 तक ऐसी कोई दिवाली नहीं गुजरी जब प्रधानमंत्री जवानों के बीच ना हो। और इन जवानों के साथ वो हर वक्त भगवान को याद भी करते रहते हैं। कल वह केदारनाथ में होंगे और ये पहली यात्रा उनकी केदारनाथ की नहीं होगी, यह 5वीं यात्रा होगी। चुनाव का वक्त हो या फिर सियासत साधने की जरूरत हो, भक्ति भाव हो या फिर मंदिर को लेकर वहां पर कोई पुनः निर्माण कराने की सोच हो, प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर जरूर नजर आएगी। बीते 7 वर्षों के दौरान एक तरफ जवान, दूसरी तरफ भगवान, और उन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी, जिनके आश्रय इस देश ने इस दौर में उन तमाम परिस्थितियों को देख लिया जो शायद भारत की आजादी के बाद से इस देश ने कभी नहीं देखा। चाहे वो बैंकों की खस्ता हालत हो, चाहे रोजगार की परिस्थितियां हो, चाहे इस देश के भीतर में जो 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं, उन्हें पहली बार बरसों बरस तक मुफ्त में अनाज देने की सोच हो। इस दौर में महामारी से जूझते हुए सबने देखा कि एक अस्पताल और अस्पताल के भीतर एक बेड और उसके लिए दवाई और शायद जीने के लिए ऑक्सीजन, यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। इन्हीं 7 बरस में एक सच यह भी आया कि किसान किस तरीके से आंदोलनरत है। यह भी नजर आया इस देश के भीतर में मुसलमान हाशिए पर ढकेला जा चुका है। यह भी समझ में आया दलित उत्पीड़न की परिस्थितियां क्या होती है। यह भी इसी दौर में खुलकर दिखा कि महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी और उनके खिलाफ होते हुए मामले FIR कॉपी में लगातार 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यानी तमाम परिस्थितियों के बीच भी एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ भगवान है। और शायद यही वो ढाल है जो भारत के लोगों की नब्ज को पकड़ने की राजनीतिक चाहत होती है। यह एक ऐसी सोच और समझ है जिसमें एक तरफ भक्ति भाव है, दूसरी तरफ शौर्य की खोज है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में भी प्रधानमंत्री मोदी जब RSS के साथ जुड़े हुए थे, उस वक्त वह बीजेपी के साथ नहीं थे। उस वक्त भी वह केदारनाथ गए थे। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1.5 महीने तक उन्होंने वहां पूजा अर्चना की थी और शायद जैसी जानकारी निकल कर आती है, समाधि लगाई थी। उस वक्त वो सार्वजनिक तौर पर इस देश की राजनीति से जुड़े नहीं थे। उस वक्त उनका एक दूसरा रूप था। मौजूदा वक्त में उस देश के अभी प्रधान सेवक हैं। हर की एक अपनी भूमिका अपने कार्य को लेकर होती है और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप जब जिस पद पर हैं, शायद वही सबसे बड़ा कर्म है और वही सबसे बड़ी सेवा है। वहीं पर सारी परिस्थितियां आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। चाहे भगवान का नाम लीजिए, चाहे जवान का नाम लीजिए। क्योंकि इन परिस्थितियों में जब अयोध्या चकाचौंध थी तो दरिद्र नारायण को कोई पूछ रहा था, यकीनन पूछ रहा था। इस बार मुफ्त में उन्हें खाने का तेल भी दिया जाएगा, उन्हें दाल भी दी जाएगी। इससे पहले जो महामारी के साथ चीजें इस देश में बढ़ती चली गई, मुफ्त में 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को कहां दुनिया में दिया जाता है। भारत में तो दिया जा रहा था। लेकिन हमें लगता है कि आज शायद ऐसे मौके पर, दीपावली के मौके पर 2-3 बातों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस देश में हर कोई अपने कार्य को छोड़कर एक ऐसे भक्ति रस या ऐसे शौर्य की परिस्थितियों में उलझ जाए या उसमें समा जाए या उसके साथ खुद को दिखलाने की परिस्थितियों में आकर खड़ा हो जाए, तो इस देश को चलाएगा कौन? और जब देश नहीं चलेगा तो आने वाले वक्त में यह देश होगा कैसा?
और ये देश को मौजूदा वक्त में जो युवा पीढ़ी है, जो युवा बाल्यकाल की परिस्थिति से निकलती हुई परिस्थितियां हैं और आने वाले वक्त में उसके कांधे पर जब ये देश होगा, तो क्या वाकई हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, क्या यूनिवर्सिटीज़ के वीसी, प्रोफेसर, लेक्चरर और स्कूल को संभालने वाले प्रिंसिपल भी क्या वाकई इस दौर में सिर्फ और सिर्फ इसी बात को याद करें, एक तरफ जवान है और दूसरी तरफ भगवान है? हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा वक्त की अपनी छवि भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई है। यानी 2014 में हो सकता है कई संकेतों के जरिए इस बात का जिक्र था कि एक आरएसएस है, एक हिंदुत्व है, एक हिंदुत्व की चाहत है और इन सब से इतर अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारा भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की पहचान शायद उस अर्थव्यवस्था से है जो ना सिर्फ डामाडोल चली है, बल्कि उस अर्थव्यवस्था को संभाले कौन और संभले कैसे, ये तमाम राज्यों के सामने मुश्किल हालात हैं। कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, कोई साइंटिफिक चेहरा इसका नजर आपको नहीं आएगा कि लगातार आप पेट्रोल पर एक्साइज बढ़ाते चले गए, डीजल की कीमत लगातार बढ़ती चली गई और जब राजनीतिक चुनाव के परिणाम आते हैं तो आप कहते हैं आज हम एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे। और एक समानांतर स्थिति है, जब एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो वैट भी कम होगा। तो राज्यों की भी स्थिति वहां पर कमजोर हुई और उन्होंने भी 5-5 रुपए और 7-7 रुपए कम कर दिए जो वो वैट वसूल रहे थे। जनता को 24 घंटे के भीतर में लगभग 10 से 12 रुपए सस्ता डीजल पेट्रोल मिलने लगा। ये सस्ता शब्द ठीक नहीं है यहां पर। अभी भी दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के बाजार से तमाम देश जो भी पेट्रोल डीजल खरीदते हैं सबको एक ही कीमत में मिलता है और आज की कीमत है $25 प्रति बैरल। लेकिन दुनिया के बाजार में भारत क्यों सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाता है, क्यों वैट लगाता है और क्यों इन सब के जरिए सबसे ज्यादा कमाई सरकारों की होती है? क्या वाकई सरकार चलाने के रास्ते बंद हो चले हैं? हमें लगता है एक एक पन्ने को सिलसिलेवार तरीके से आज समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ये पहला मौका नहीं है जब वह जवानों के बीच पहुंचे हैं। जवानों की अपनी स्थिति क्या है हम उस पर आए और इस देश की आर्थिक स्थिति क्या, उससे पहले समझिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सियाचिन पहुंचे थे, एक अच्छी बात है। 2015 में वह अमृतसर के बॉर्डर पे पहुंचे थे, जो वाघा बॉर्डर है, वहां पर उन्होंने रात बिताई थी, दीपावली की रात, अच्छी बात है। 2016 में हिमाचल प्रदेश में जो आईटीबीपी का कैंप है वहां पर पहुंचे थे, ये चीन के बॉर्डर से लगा हुआ है। 2017 में वो जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पहुंचे थे, जहां एक लिहाज से सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उसकी एक पहचान के तौर पर भी ये इलाका जाना जाता है। 2018 में चीन बॉर्डर के पास जो आईटीबीपी का कैंप, वहां पर एक हासिल गांव है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे दीपावली के दिन। 2019 में राजौरी पहुंचे थे। 2020 में यानी पिछली बार जैसलमेर के वह लोंगोवाल में पहुंचे थे, जो रेगिस्तान के तौर पर पहचान है। यानी सियाचिन से लेकर रेगिस्तान दोनों परिस्थितियों को प्रधानमंत्री ने देखा और आज 2021 में दीपावली के दिन वह नौशेरा में है। इस दौर में हमारे सामने पाकिस्तान आतंकवाद को अपने यहां पनाह दिए हुए है। इस दौर में चीन की विस्तारवादी नीति समूची दुनिया देख रही है और हमारे इर्द गिर्द जो सीमाओं से लगने वाले तमाम पड़ोसी हैं उनके रिश्ते भारत के साथ होने से बेहतर चीन के साथ हो चले हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव हो। इन परिस्थितियों के बीच भारत के प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में अपनी पहचान अगर जवानों के साथ बिता रहे हैं तो जाहिर है जवानों को लेकर इस देश के भीतर में कोई संचय नहीं है। उनके द्वारा मुस्तैदी, उनके द्वारा सीमा की रक्षा करना, ये सारी परिस्थितियों के साथ देश हमेशा से जुड़ा रहा है। उन्हीं के बीच जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो लोग जाहिर है प्रधानमंत्री की मिलिट्री की यूनिफॉर्म को देखेंगे। वह प्रधानमंत्री द्वारा इस देश की सेना को सुदृढ़ बनाने की परिस्थितियों को नहीं परखेंगे। इस देश की जो 7th कमीशन की जो रिपोर्ट, आईपीए कमीशन की रिपोर्ट, उसमें जब हमने देखना शुरू किया तो सिपाही से लेकर हवलदार तक
यानी सिपाही, नायक और हवलदार, इनको जो पेमेंट होता है वो 5,200 रुपए से 20,200 तक, ये मैक्सिमम और मिनिमम है। मौजूदा वक्त में जो सीमा पर मौजूद हैं उसमें कमोवेश हर कोई, ये जो 3 पद है सिपाही, नायक, हवलदार, और अगर आप नेवी में चले जाइएगा तो वहां अप्रेंटिस या आर्टिफिशियल 5 और 6, इनको लगभग 10,000 के लगभग महीने का मिलता है, जो एवरेज निकल कर आता है जिस उम्र में ये साथ हैं, क्योंकि उसके बाद फिर प्रमोट भी होते चले जाते हैं। जब आप नायब सूबेदार होते हैं तो 9,300 से 34,800 के बीच मिलता है, 34,800 तक। नायब सूबेदार, सूबेदार और जो सूबेदार मेजर है, ये 3 पद 9,300 से 34,800 के पे स्केल में पाते हैं। बहुत बार आवाज़ सिपाहियों की आपने सुनी होगी, नायक की सुनी होगी, सूबेदार, हवलदार की सुनी होगी, उन आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जहां पर वो चाहते हैं उनका वेतन बढ़ जाए। सवाल ये नहीं है कि इस देश के भीतर में उनका वेतन बढ़े या ना बढ़े, इसके लिए डिफेंस सर्विसेज है। सवाल यह है कि हमारे यहाँ की आर्थिक परिस्थितियां जो है, क्या वाकई इस बात की इजाज़त इस देश के भीतर में नहीं दे पा रही है कि हम अपने तौर पर इस देश में उत्पादन कर अपने ही कंज्यूमर को उसको बेच सकें। कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की जेब खाली है। उत्पादन की परिस्थितियां इस देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से के चिमनियों से निकलने वाला धुआं इस दौर में बंद हो चला है। इसलिए जब हम फेरिस्त देखना शुरू करते हैं कि वह कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इस दौर में प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए था, तुरंत आपके जहन में आएगा उत्पादन को बढ़ाना चाहिए था। वो नेगेटिव में क्यों है? रोजगार बढ़ना चाहिए था। उसकी स्थिति बिहार में जानिए, जो सरकार का डाटा है, 1,000 में से सिर्फ 16 लोग डिग्रीदारी नौकरी कर पा रहे हैं, और देश के भीतर की परिस्थितियां कहीं ज्यादा विकट होती चली जा रही है। खेती, किसानों का जिक्र तुरंत होगा। किसान बीते 1 साल से 26 नवंबर से उसने आंदोलन शुरू किया था। इस दौर में आकर वो खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री और कृषि मंत्रालय की जो नजर है वो किसानों के पास नजर क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ रिफॉर्म और चकाचौंध की परिस्थितियों को लगातार परोसा जाता है, दूसरी तरफ जो किसान है वो कह रहे हैं और अपनी पीढ़ियों को चेता रहे हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, यह अभी से समझ लीजिए। बड़ा छोटा सा नियम है, जब आप किसी पद को पाते हैं तो उसके बाद आपको वेतन मिलता है, लेकिन भारत के भीतर में जब करप्शन इस देश के सिस्टम का हिस्सा हो गया तो पद मिलने के साथ ब्लैक मनी और कमाई पर लोग ध्यान देने लगे। करप्शन एक ऐसी परिस्थिति में आकर चला गया जहां पर आप जिसकी मदद लेंगे उसको आपको कुछ लाभ देना ही पड़ता है। चुनाव में जब आप किसी से पैसा लेते हैं और कहते हैं चुनाव जीत जाएंगे तो लौटा देंगे, तो कहां से लौटा देंगे? जाहिर है पद संभालने के बाद आपकी कोई कमाई होगी, क्योंकि सेवक और प्रधान सेवक की कमाई जो हमारे राष्ट्रीय तौर पर होती है वह निर्धारित है। उस निर्धारित में वह उतना पैसा चुका ही नहीं सकता है जितना पैसा वो खर्च कर देता है चुनाव को लड़ने और जीतने के लिए। तो ऐसे में क्यों नहीं हम 2013 और 14 याद करें, जब अडानी के चार्टेड पे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे। कुछ तो देना पड़ेगा। तो आज की तारीख में अडानी के पास हर वो प्रोडक्ट है, हर वो इंडस्ट्री है, हर वो सेक्टर है जो सेक्टर आप सोच नहीं सकते हैं। इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूनतम जरूरतों को भी अडानी की कंपनी बनाती है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए देश में। वह प्रतिस्पर्धा भी पीएमओ के रास्ते से निकलती है। तो क्या ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री भगवान को याद कर लेते हैं? क्योंकि 2019 के चुनाव के वक्त तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे और 17 घंटे तक वह केदारनाथ में वहां पर तुम ही रमाए हुए थे, और उसके बाद उस जगह की एक महत्ता बढ़ गई क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे। यह 17 दिनों तक गुफा में उन्होंने साधना की थी 18 मई 2019। लेकिन यह पहली बार नहीं था, हमें लगता है कि हम लोगों ने जाना पहली बार। इससे पहले 1980 के दशक में जब आप चले जाएंगे, जिस समय प्रधानमंत्री सिर्फ आरएसएस से जुड़े हुए थे, उस वक्त वह केदारपुरी में मंदाकिनी नदी जो है उसके बाईं तरफ एक मंदिर है, गरुड़ चाही मंदिर जो है, गरुड़ चंडी मंदिर जो है, वहां पर वो कहते हैं कि लगभग 1.5 महीने तक बैठे थे। हम आप नहीं जानते हैं। यानी जिस दौर में जिन प्रक्रियाओं को कोई भी जी रहा हो इस समाज और देश के लिए, उस परिस्थिति में उसको रहना चाहिए। साधु संत से हम आग्रह तो नहीं कर सकते हैं कि आप यहां आके सेवा शुरू कर दीजिए और यहां पर कोई काम शुरू करने लगे। वह अपनी धुनी वहां पर रमाए हुए हैं, और जो यहां पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन 3 मई 2017 को यूपी इलेक्शन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी उस
सत्ता में आने के बाद पहली बार केदारनाथ पहुंचे, फिर 20 अक्टूबर 2017 को दोबारा पहुंचे और तकरीबन 700 करोड़ की बड़ी योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। 7 नवंबर 2018 को दोबारा पहुंचे कि जो हमने शिलान्यास किया है उसका पुनर्निर्माण कैसे हो रहा है यह भी देख लें। फिर 18 मई को जो उन्होंने जिस गुफा में साधना की थी 17 घंटे वहां पहुंचे और अब 5वीं बार कल पहुंचेंगे 5 नवंबर को। यात्राओं के सिलसिले से मेरे ख्याल से किसी को कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यह है इस देश की मौजूदा हालत क्या है और इस देश की मौजूदा हालत में वो कौन कौन से पद हैं जिन पदों पर बैठे हुए लोगों को इस देश में उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है जिससे इस देश के लोगों को एक राहत महसूस हो और इस बात को वो महसूस कर सकें कि हां, उन्होंने जिस सरकार को चुना है वह सरकार एक जिम्मेदारी के साथ और नैतिक बल के साथ और उनकी जिम्मेदारियों को अपने कांधे पर उठाकर इस देश को अनुकूल स्थिति में लाने की कोशिश कर रही है। क्या ऐसा होता है या क्या ऐसा हो रहा है? यह सवाल इसलिए बड़ा मौजू है क्योंकि याद कीजिए प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल के दौर में हम और आप सिर्फ इतना भर जानते थे कि हर 12वें या 13वें दिन प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर रहते थे और उस विदेश यात्रा की तस्वीरें भारत के भीतर में प्रधानमंत्री की चकाचौंध के साथ जुड़ जाती थी और जानकारी यही निकल कर आती थी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की छवि ना सिर्फ चमका दी है बल्कि पहली बार 1947 के बाद कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो दुनिया के चप्पे चप्पे में जाता है और वहां भारत की लोकप्रियता के झंडे गाड़े आता है। साथ में ANI यह न्यूज एजेंसी है जो तस्वीरों को लेती है, जारी करती है सोशल मीडिया पर भी और तमाम न्यूज चैनल उनसे तस्वीरों को भी लेते हैं। उसकी यात्रा प्रधानमंत्री के साथ ही चलती रही। हर वो तस्वीर जहां गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन सवाल भारत की उस अर्थव्यवस्था का है जिस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के दूसरे देशों से संबंध बनाते हैं। प्रधानमंत्री G20 की बैठक में शामिल होने गए। हर जगह से ANI ने तस्वीर भेजी, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लेकिन क्या कोई रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई जहां पर इस बात का जिक्र हो कि G20 की देशों की कतार में भारत सबसे गरीब देश है? क्या इस बात की जानकारी निकल कर आई कि फाइनेंस मिनिस्टर इसी दौर में जब अमेरिका में थी तो भारत के भीतर में वह कोई भी निवेश की परिस्थितियों को ला नहीं पाई? निवेश की शर्तें हर किसी की एक ही रही, वह भारत में अपना माल बेचेंगे और भारत का कंज्यूमर उस माल को खरीद ले। उस पर भी कुछ जगहों पर सहमति बनी, यानी जो आत्मनिर्भरता का नारा है वह भी आत्मनिर्भरता हमारी विदेशी जमीन और विदेशी प्रोडक्ट के साथ और विदेशी कामगारों के साथ या उनके उत्पादन के साथ जुड़ गई है, क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो नेगेटिव में है। तो क्या वाकई इस दौर में फेल होने की परिस्थितियों से बचने के लिए जवान और भगवान का आसरा लिया जाता है, या एक सामान्य मानव स्थिति बतलाती है कि नहीं नहीं, जब परिस्थितियां विकट हो तो आप भगवान को याद कीजिए और जब आपके भीतर कोई दुर्बलता आ जाए तो आप जवानों के बीच जाइए और शौर्य को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन यह एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बरस और हर राजनीतिक चुनाव के वक्त यह कैसे संभव है? और अगर संभव है तो क्या यह माना जाए कि इस देश को चलाने की परिस्थिति भगवान के साथ जुड़ चुकी है, जहां पर हम इस बात को लेकर एक लिहाज से बेवजह इस तर्क को गढ़ते रहते हैं कि आखिर हमने सरकार को चुना है, हम टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद चाहते हैं कि हमें ये सुविधाएं मिले, न्यूनतम जरूरतें हमारी साथ जुड़े, लेकिन वो तमाम परिस्थितियां एक के बाद एक अगर खारिज होती चली जाए और परिस्थितियां त्रासदी के साथ बढ़ती चली जाए, तब आप क्या कहेंगे? इस देश के भीतर में एजुकेशन इतने जर्जर स्थिति में आ जाएगा जहां पर HRD को दिया गया बजट भी, चाहे वो IIT हो, चाहे वो IBM हो, चाहे इस देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, उनको भी हम वो बजट मुहैया करा पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वहां पहुंच रहा है और बता रहा है कि दरअसल आप अपने जो बजट निर्धारित किया गया उससे कम में आपका काम नहीं चल जाएगा। अब अगला बजट आने की तैयारी में और पहली बार चर्चा चल पड़ी है कि अगर स्थिति ऐसी विकट रहेगी तब तो नाजुक इस देश में राजनीतिक स्थिति भी सत्ता की हो जाएगी। तो क्यों नहीं कॉरपोरेट टैक्स अब दोबारा कुछ बढ़ाया जाए, जो कम कर दिया गया था उसको बढ़ाइए। अब ये एक नई बहस है, तो फिर आपने कम किया था उससे क्या लाभ हुआ? क्या इसका कोई एनालिसिस किया गया? नहीं किया गया।
कॉरपोरेट ने अपनी बुक को ठीक किया, अपनी आर्थिक परिस्थितियों को ठीक किया, कोई रोजगार बहुत पैदा नहीं कर दिया, उत्पादन इस देश के भीतर में नहीं बढ़ गया, कंज्यूमर की आर्थिक परिस्थितियां मजबूत नहीं हो गई। ये तमाम परिस्थितियां बतलाती हैं कि क्या वाकई अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी या उनके पास इतना वक्त भी हो कि वह जो काम उन्हें सौंपा गया है और जिस काम के लिए उस पद की जरूरत है, उस पद को छोड़कर वह किसी दूसरी परिस्थिति में इसलिए जुड़ जाएं क्योंकि भारत का वोटर बड़ा भावुक होता है, बहुत संवेदनशील होता है। लेकिन हमें लगता है कि महंगाई ने, इस देश में बेरोजगारी ने और इस देश की आर्थिक परिस्थितियों ने पहली बार उस चरम को छूना शुरू किया है जहां पर स्थिति विकट दर विकट होती चली जा रही है। तो क्या सरकार चेत जाएगी या प्रधानमंत्री की यात्राएं बढ़ जाएंगी? यह समझने की बात है। हो सकता है अभी तक सिर्फ दीपावली में सेना के बीच मौजूद रहते हों, अगली बार से हर 2 महीने पे रहेंगे। भगवान के मंदिर में जाना ये लगातार हमें नजर आता और चकाचौंध अयोध्या में भी नजर आई, लेकिन दरिद्र नारायण का जिक्र मुफ्त अनाज से हो गया। इन परिस्थितियों के बीच एक ही बात कही जा सकती है, आज दीपावली का मौका है, दिए जरूर जलाएं, लेकिन उस दिए को जलाते वक्त यह भी सोचें, अब ना तो कोई साहित्यकार है, ना कोई पत्रकार बचा है, ना ही कोई नेता बचा है, जो शायद इस देश में हाशिए पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति, जिसे अंत्योदय का जिक्र किया गया और दीनदयाल उपाध्याय जिसकी अपने तौर पर वकालत करते रहे, उस आखिरी व्यक्ति को जहन में जरूर रखिए और फिर सोचना शुरू कीजिए, ईश्वर यह नहीं देखता है कि आप रईस हैं या गरीब हैं, ईश्वर यह नहीं देखता है कि आप प्रधानमंत्री हैं या इस देश के सामान्य से नागरिक हैं, यह भी नहीं देखता है कि आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं या आप बेरोजगार हैं। अगर इस पे आस्था है तो इस देश में जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक सामाजिक स्थितियां हैं उसको बेहतर बनाने की दिशा में बढ़िए, और इस दिशा की सारी ताकत अगर राजनीतिक सत्ता में है तो सत्ता को दोबारा जनता को परिभाषित करना होगा, सत्ता द्वारा खुद को परिभाषित करने की स्थितियों में ना फंसिए। एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।